हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। ओके, सो डियर, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ द डाइजेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या है? ये बहुत से बच्चों में मुझसे पूछते हैं कि सर ये ऐसा कैसे होता है, कैसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करती है बॉडी जो है, और उनका क्या प्रोसेस है, कौन कौन से एंजाइम्स उनमें इन्वॉल्व हैं। तो आज बच्चों हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके डियर, सो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए, अब आपको ये तो मालूम ही है कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज सिंपली, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ complex substances into simple and absorbable form. So this is the simple definition of digestion. अब आता है कि डाइजेशन होता कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ से शुरू होता है। तो अक्सर मुझसे बच्चे ज़्यादातर ये कहते हैं कि सर डाइजेशन तो स्टमक में होता है। हाँ, स्टमक में होता है, वो गलत नहीं है, लेकिन स्टमक के अलावा भी डाइजेशन और दूसरे पार्ट्स में भी होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो डाइजेशन जो है हमारा, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी तो आप सब जानते ही हैं कि व्हाट इज बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में क्या होता है, देखिए, यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो दो तरीके से होता है। नंबर वन मैकेनिकल प्रोसेस एंड नंबर टू इज केमिकल प्रोसेस। ओके डियर, सो हियर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन includes number one, that is mechanical process. Okay dear, mechanical process. And my dear students, number two is your chemical process. Chemical process. Now question comes कि मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है और केमिकल क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही फूड हमारे माउथ के अंदर जाता है, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ टंग मैस्टिकेशन करते हैं हमारे टीथ, यानी कि फूड को चबाते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। सो द मैस्टिकेशन ऑफ फूड बाय द टीथ विद द हेल्प ऑफ टंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उस फूड को हम फिर स्वेलो करते हैं इस तरीके से। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्लूटिनेशन, स्वेलोइंग। ये जो प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग है, ये भी हमारा मैकेनिकल के अंदर आता है। ओके डियर, सो फर्स्ट वी विल राइट द मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। नंबर वन, एज आई टोल्ड यू, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, एंड नंबर टू, नंबर टू आता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग। तो ये दो चीज़ें हमारे मैकेनिकल प्रोसेस में आती हैं। अब आता है केमिकल प्रोसेस।
तो केमिकल प्रोसेस क्या है कि जैसे ही फूड हमारे माउथ में जाता है, हमारे जो फिलीफॉर्म पेपाइलीज होते हैं टंग के ऊपर, उनमें सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं, और वो जैसे ही फूड टंग पर जाता है तो वो रिसेप्टर जैसे ही फूड को सेंस करते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट सलाइवा रिलीज होता है, और वो सलाइवा फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है. दिस इज द केमिकल प्रोसेस. सो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड, वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग, द म्यूकस प्रेजेंट इन द सलाइवा, ये क्या करता है, म्यूकस जो है ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इनको बाइंड करता है और एक बॉलस फॉर्म में उनको कन्वर्ट कर देता है. सो केमिकल प्रोसेस में हम कंसीडर करते हैं कि जो सलाइवा है वो फूड के साथ मिक्सअप होता है, और जो सलाइवा के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपना एंजाइमेटिक एक्शन करती हैं, प्लस जो म्यूकस है उसके अंदर वो फूड पार्टिकल्स को बाइंड करता है. सो दिस कम्स अंडर केमिकल प्रोसेस. ओके डियर. सो केमिकल प्रोसेस जो है, सेकंड इज केमिकल प्रोसेस. यहां पर क्या आता है, इट इंक्लूड्स नंबर 1 मिक्सिंग ऑफ saliva with food for enzymatic action, नंबर 1. और नंबर 2 जो आता है वो आता है द म्यूकस दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा binds the food particles to form the bolus. तो बच्चों ये दो मेन प्रोसेस होते हैं माउथ के अंदर. अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि माउथ जो है यहाँ का मीडियम स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि हमारा सलाइवा का पीएच वैल्यू जो है वो 6.8 होता है. अब हम जानते हैं कि सलाइवा की कंपोजिशन क्या है और वो क्या काम करता है. ओके डियर. सो नाउ कम्स कंपोजिशन ऑफ सलाइवा. तो जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम जो कंपोजिशन है सलाइवा की, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स. पहली क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स जो सलाइवा के अंदर है, और दूसरी जो है एंजाइम्स. वो एंजाइम जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है. अब इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे पहले आते हैं हमारे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट आयंस, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, हमारी आ जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर. सो दीज आर द सर्टेन आयंस विच आर प्रेजेंट इन अवर सलाइवा. ओके डियर. इन आयंस के अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर क्लोराइड आयंस की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे अंदर तो सलाइवा का सिक्रीशन ही नहीं होगा या बहुत कम होगा, बिकॉज वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस. तो क्लोराइड आयंस सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर सलाइवा सिक्रीटी नहीं होगा तो केमिकल डाइजेशन कैसे होगा. और सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने वालों में से क्लोराइड आयंस का भी एक मेजर रोल होता है. ओके. अब एंजाइम्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है सलाइवरी एमाइलेज,
इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। दूसरी एंजाइम आती है हमारी लाइसोजाइम, और तीसरी एंजाइम आती है हमारी लिंगुअल लाइपेज। तो बच्चों ये 3 एंजाइम हैं जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, काम क्या है, क्योंकि मैंने जैसा बोला अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मैंने आपसे कहा था कि माउथ से शुरू होता है, यानी कि बकल कैविटी से डाइजेशन शुरू होता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये तो हमने कुछ बेसिक चीज़ें अभी की। अब करते हैं कि कैसे प्रोसेस माउथ में होता है और कैसे कैसे फूड का डाइजेशन यहाँ पर होता है और कौन सी चीज़ यहाँ पर डाइजेस्ट होती है। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्च है वो 30% माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है बकल कैविटी में। तो 30% स्टार्च जो है वो सलाइवरी अमाइलेज उसको डाइजेस्ट कर देती है। इसके अलावा जो फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको लाइसोजाइम किल कर देती है, यानी लाइसोजाइम इज अ बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम। ओके डियर। और जो तीसरी सलाइवरी अमाइलेज है वो हमारी रिलीज तो माउथ में होती है। सलाइवरी ये अपना लिंगुअल लाइपेज जो है इसको हमारी टंग के सरफेस पर जो सीरस ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, लेकिन ये माउथ में कुछ काम नहीं करती है, बल्कि ये काम करती है हमारे एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम होता है हमारा स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर ये ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज करती है, लिंगुअल लाइपेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्टार्च है ये कितना है, 30% है। इसके ऊपर सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी माल्टोज में। Maltose is a disaccharide and starch is a polysaccharide. This is polysaccharide, और जो हमारा स्टार्च है ये क्या है, हमारा डाइसैक्राइड है। इन दिस वे सलाइवरी अमाइलेज 30% स्टार्च को डाइजेस्ट कर देती है बक्कल कैविटी में ही। नेक्स्ट आता है हमारा, मैंने आपको बताया था कि लाइसोजाइम इज अ बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम, यानी बैक्टीरिया को किल करने वाली एंजाइम, बैक्टीरिया किलर है। तो यहां पर क्या होगा, हमारा बैक्टीरिया ये हमारा अलाइव है, इसके ऊपर हमारी लाइसोजाइम एक्ट करेगी और बैक्टीरिया को क्या करेगी, मार देगी, किल कर देगी। तो ये तो हो गया बेटा हमारा केमिकल डाइजेशन, जो कि वेरियस एंजाइमेटिक एक्शंस के साथ होता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लिंगुअल लाइपेज जो है ये एक्ट्स इन एसिडिक ये कहाँ पर काम करती है हमारी ये जो है एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम, और वो मीडियम हमें कहाँ मिलता है, स्टमक के अंदर। तो ये स्टमक के अंदर जाकर के ये हमारी काम करती है। तो ये प्रोसेस था डाइजेशन का बक्कल कैविटी में। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि सलाइवरी अमाइलेज 30% स्टार्च को करती है और लाइसोजाइम बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। लिंगुअल लाइपेज रिलीज यहाँ पर होगी माउथ में, बक्कल कैविटी में, लेकिन एक्शन होगा उसका एसिडिक मीडियम यानी स्टमक के अंदर, और वहाँ पर वो ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज कर देगी। सो बेटा दिस वाज द डाइजेशन इन माउथ। नाउ कम्स नेक्स्ट आता है फेरिंक्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। तो अगला ऑर्गन कौन सा आता है, हमारा स्टमक। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक। अब स्टमक में कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं।
नंबर 2 आता है डाइजेशन इन स्टमक। अब स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं डेफिनेटली वो स्टमक में ही जाता है, और स्टमक में हमारा फूड 4 से 5 घंटे तक अप्रॉक्सीमेट रहता है। ओके डियर। अब क्या होता है कि जब फूड स्टमक में जाएगा तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यानी जो गैस्ट्रिक एंजाइम स्टमक में प्रेजेंट हैं, वो फूड के साथ मिक्सअप होती हैं बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक। जैसे फूड जाएगा चर्निंग मूवमेंट होगा, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड के साथ मिक्सअप होंगी और फूड को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? काइम में, एसिडिक काइम में। ओके डियर, ये हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स? ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनको हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। ये ऑक्जेंटिक सेल्स हमारे स्टमक में होते हैं और ये HCl को रिलीज करते हैं। ओके डियर। अब HCl जब रिलीज होता है तो HCl सबसे पहले तो मीडियम को एसिडिक करता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द डाइजेशन। ओके, जिसकी वजह से हमारा स्टमक का पीएच जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी हाईली एसिडिक होता है। दैट इज़ अबाउट 1.5 to 3.5 pH रहता है अप्रॉक्सीमेट स्टमक का पीएच, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस HCl। अब HCl का मेन फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। HCl सबसे पहले तो जो इनएक्टिव एंजाइम्स होती हैं स्टमक के अंदर उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है बच्चों, नंबर 1। नंबर 2, HCl फूड को काइम में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है। नंबर 3, Fe3 आयंस को HCl Fe2 आयंस में कन्वर्ट कर देता है, और ये Fe2 आयंस दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि RBCs के फॉर्मेशन में वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है HCl का, वो आता है कि HCl जो बैक्टीरिया माउथ से बच गए थे, लाइसोजाइम के एक्शन से बच गए थे और वो स्टमक में आ गए थे, तो HCl उन बैक्टीरियाज को किल कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर फंक्शन थे HCl के। और अगर बाई चांस कि HCl का सिक्रीशन स्टमक में नहीं होता है किसी वजह से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। सो एक्लोरहाइड्रिया इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज नो सिक्रीशन ऑफ HCl इन द स्टमक। और जब ऐसा होता है तो पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, सो जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टमक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो फूड है हमारा, फूड स्टोर्स इन द स्टमक फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे तक रहता है। नंबर 2 क्या होता है, जो फूड है, फूड गेट्स मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि यहाँ पर कौन सी हैं, वो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। तो फूड यहाँ पर मिक्स होगा विद द गैस्ट्रिक एंजाइम बाय द चर्निंग मूवमेंट, बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक। ओके डे, यहाँ पर हो गया ये। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जो थर्ड स्टेप आएगा वो आता है कि जो हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, वो रिलीज करेंगे, दे विल रिलीज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये HCl सबसे पहले क्या करेगा, क्योंकि देखो डाइजेशन तो तभी होगा ना जब एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, जब एंजाइम्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। तो HCl क्या करता है बच्चों, जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं स्टमक के अंदर उनको एक्टिवेट करता है, क्योंकि जब फूड आएगा
तभी वो एंजाइम एक्टिवेट होंगी। ये एंजाइम हर टाइम एक्टिवेट नहीं रहती हैं, डाइजेशन होने के बाद ये फिर से इनएक्टिव हो जाती हैं। तो अब फूड आया तो इनको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट कौन करेगा? HCl करेगा। तो HCl क्या करता है? हमारी सबसे पहली एंजाइम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब इसके ऊपर हमारा HCl एक्ट करेगा और इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन में। ये क्या है? हमारी एक्टिव फॉर्म है। नंबर 1 ये काम होगा। अब नंबर 2 क्या करेगा HCl जो है? नेक्स्ट क्या करेगा HCl? सेकंड प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो स्टमक में है, जो कि हमारी इनएक्टिव फॉर्म में है, उसके ऊपर भी HCl एक्ट करेगा और इसको रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। रेनिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये एंजाइम एक्टिवेट होंगी तो ये फर्दर जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसको इनिशिएट करती हैं। ओके, अब जो मेजर प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज नंबर 1 आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन मैक्रोबायोमोलिक्यूल है। इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि डाइजेशन का तो मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में ब्रेक करना। तो प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और सिंपलर फॉर्म क्या है इसकी? अमाइनो एसिड्स। क्योंकि प्रोटीन क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मैंने बच्चों पहले भी बताया आप लोगों को कि प्रोटीन खुद कुछ भी नहीं है। प्रोटीन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड्स पेप्टिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और एक चेन बनाते हैं लंबी लंबी, वही प्रोटीन होते हैं। तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो वी आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट अमाइनो एसिड्स। ओके डियर, सो रिमेंबर दिस। अब ये प्रोटीन के ऊपर हमारी कौन एक्ट करेगी? पेप्सिन। और इसको कन्वर्ट कर देगी प्रोटियोसिस में प्लस पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स आर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। वन थिंग। सेकंड क्या होता है? जो कैसीन होती है, इसको हम मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। ये छोटे बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं या काव्स, गाय के बछड़ा बछड़ी, अब क्या होता है? ये दूध ज़्यादा पीते हैं। दूध ज़्यादा पीने से इनके अंदर क्या होता है? जो कैसीन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से बच्चों के पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन नेचुरल प्रोसेस क्या है कि इस कैसीन को हम कर्लिंग में यानी कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। वो करती है हमारी रेनिन एंजाइम। वो कैसे करती है? देखिए, तो जो कैसीन है, जो मिल्क प्रोटीन है, इसके ऊपर एक्ट करेगी रेनिन। कौन एक्ट करेगी? रेनिन करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी पैरा कैसीन में। ओके डियर, अब जो पैरा कैसीन है, पैरा कैसीन के ऊपर कैल्शियम आयंस एक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे कैल्शियम पैरा कैसीनेट में। तो इसको पैरा कैसीन को कैल्शियम आयंस किस में कन्वर्ट करेंगे? कैल्शियम पैरा कैसीनेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो कैल्शियम पैरा कैसीनेट है, इसको बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इस तरीके से जो कैसीन है, मिल्क प्रोटीन है, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कर्ड। और जब दही बन जाएगा इसका, तो वो बच्चे को दिक्कत नहीं करेगा और बच्चा आराम से रहता है। आपने कई बार देखा होगा, छोटे बच्चे इन्फेंट दूध उगल देते हैं तो वो दूध फटा फटा सा दही की तरह आता है। वो दही जो है, दैट इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय दी, किससे बनी है? वो कैसीन से बनी है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। अब ये जो कैल्शियम पैरा कैसीनेट है, इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन करेगी। अगेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स और फिर इन प्रोटीन के ऊपर
अगेन पेप्सिन एक्ट करेगी और उसको प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगी। सो दिस इज द, ये मेन जो है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक है। लेकिन अभी एक एंजाइम और बाकी है, वो है हमारी लिंगुअल लाइपेज, जो टंग में से रिलीज हुई थी और स्टमक में आई थी। ओके डियर, तो अब उसका क्या काम है, अब यहां पर आप देखेंगे नंबर 3, जो लिंगुअल लाइपेज है, जो कि हमारी कहां से रिलीज हुई थी, टंग से। अब वो कहां आएगी, हमारी स्टमक में आएगी, क्योंकि स्टमक एसिडिक है। तो लिंगुअल लाइपेज क्या करती है, ये क्या करेगी, इट हाइड्रोलाइज किसको हाइड्रोलाइज करेगी, ट्राइग्लिसराइड्स को। तो ट्राइग्लिसराइड्स हमारे क्या होते हैं, देखिए जितने भी हमारे फैट्स, लिपिड्स हैं, तेल, घी वगैरह, वो सब हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि घी हो गया हमारा, ऑयल हो गया हमारा, ये सब चीज़ें हमारी ट्राइग्लिसराइड्स में आती हैं। तो ट्राइग्लिसराइड्स को ऐसे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको अमोल्सिफाई किया जाता है। इसके एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना बताऊंगा कि जो लिंगुअल लाइपेज है वो ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक्ट करती है और उनको हाइड्रोलाइज करने में मदद करती है। ओके डियर, सो दिस वाज द एक्शन ऑफ डाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक। अब इसके बाद सबसे मेजर पॉइंट आता है हमारा, दैट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से और सुनना है और समझना है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन इंटेस्टाइन कैसे होता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, और क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप और समझिए। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3 जो आता है, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और बड़ा ध्यान से सुनना है। अब यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजें काम करती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर से आता है और लीवर में बनता है। नंबर 2 यहां पर पैनक्रिएटिक जूस आता है, और नंबर 3 होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइन के अंदर 3 तरह के एक्शंस होते हैं। One action is initiated by bile, second action is initiated by pancreatic juices, and third action is initiated by intestinal juices. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइल क्या करता है। तो नंबर 1 जो बाइल है, पहली बात तो आपने ये ध्यान रखना है कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती है, याद रहे इस बात को। सो बाइल जो है, इट हैव नो एंजाइम, एंजाइम नहीं होती बाइल के अंदर बिल्कुल भी। तो ये क्या करता है, ये ट्राइग्लिसराइड्स को यानी फैट्स को हाइड्रोलाइज करता है। हाइड्रोलाइज का मतलब है स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिनको माइसेलिस बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज ट्राई, एक काम तो ये करेगा। दूसरा काम ये क्या करता है, बाइल, बाइल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोनेट आयन्स होते हैं। बाइल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन्स भी होते हैं, इसके अलावा सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोक्लेट ये भी होते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी होते हैं, जो कि हैं बाइकार्बोनेट आयन्स। क्या करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइन को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं। देखिए स्टमक का मीडियम था 1.5 से 3.5 pH था उसका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, वो हाईली एसिडिक था। लेकिन बाइकार्बोनेट आयंस क्या है, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं इंटेस्टाइन को, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन का जो pH वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट 7.4 से 7.8 तक होती है। ओके, सो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एल्कलाइन
मीडियम टू इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाइल का काम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या आता है देखिए, अब हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट आते हैं पैनक्रिएटिक जूसेस आते हैं। पैनक्रिएटिक जूसेस, अब ये पैनक्रिएटिक जूसेस कई तरीके के होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन। नंबर 1 क्या है? ट्रिप्सिनोजन। नंबर 2 जो होता है पैनक्रिएटिक जूस के अंदर, वो होता है बच्चों काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। नंबर 3 होता है पैनक्रिएटिक जूस में प्रो कार्बोक्सी पेप्टेज। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टेज। नंबर 4 होता है यहां पर प्रो इलास्टेज। नंबर 5 आता है पैनक्रिएटिक लाइपेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इसका दूसरा नाम क्या है? पैनक्रिएटिक लाइपेज का दूसरा नाम है स्टिप्सिन। ओके, इसके अलावा पैनक्रिएटिक एमाइलेज, इसको अमाइलोप्सिन बोलते हैं। तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है बच्चों? अमाइलोप्सिन। तो इसको हम अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सातवीं चीज आती है वो आती है न्यूक्लियेज। तो ये वो डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक तो बाइल हो ही गया हमारा, पैनक्रिएटिक जूस ये आपके सामने है। अब मैं वो एंजाइम बताऊंगा आपको जो इंटेस्टाइनल जूस में होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जो आता है, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। अब इसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है हमारा सुक्रेज, ये सुक्रेज एंजाइम है। नंबर 2 इसमें होती है माल्टेज एंजाइम, और नंबर 3 होती है इसमें लैक्टेज। तो बच्चों ये 3 एंजाइम यहां पर होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंटेस्टाइनल डाइजेशन करती हैं, जो कि मेनली ड्यूडेनम और जीजोनम में होता है आपका। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 की एंजाइम ये कैसे एक्शन करती है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इनफैक्ट इट इज समवॉट डिफिकल्ट ऑल्सो, और बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। तो आपने इसको ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आपकी गलती नहीं होगी, आई एम श्योर। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एज आई टोल्ड यू कोई भी एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होती है तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये जूसेस रिलीज होंगे, बाइल भी आएगा, पैनक्रिएटिक जूस भी आएगा, इंटेस्टाइनल जूस भी आएगा, लेकिन ये जूसेस सभी इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहां से एंट्रोकाइनेज नाम की एंजाइम रिलीज होती है। कौन सी होती है बच्चों रिलीज? एंट्रोकाइनेज। और ये एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करके उसको एक्टिवेट करती है और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। यहां तक देखिए, तो सबसे पहले जो एंजाइम है एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज ये कहां से रिलीज होगी? रिलीज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, वहां से रिलीज होगी, ये रिलीज होगी। और इसका काम क्या है? ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है।
तो ये सबसे पहले क्या करेगी, जो ट्रिप्सिनोजन है ये हमारा क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है ना, इनएक्टिव है ये, इसके ऊपर हमारी एंट्रोकाइनेज, इसके ऊपर एंट्रोकाइनेज एक्ट करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी ट्रिप्सिन में। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है तुम्हारा, एक्टिव फॉर्म में। अब एंट्रोकाइनेज का काम खत्म। अब आगे जो है, जो बाकी इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगी। मैं फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिए। ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करती है एंट्रोकाइनेज, और ट्रिप्सिन फिर जो बाकी एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में उनको एक्टिवेट करने का काम करती है। ओके, सो अब आगे क्या होगा देखिए। अब दूसरी फॉर्म आती है हमारी काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में था। ओके बच्चों, अब इसके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करेगी और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, दैट इज काइमोट्रिप्सिन। किसमें कन्वर्ट कर देगी इसको, काइमोट्रिप्सिन में। ये एक्टिव फॉर्म है इसकी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये भी एक्टिवेट हो गया। अब तीसरी चीज आती है प्रो कार्बोक्सी पेप्टेज। इसके ऊपर भी ट्रिप्सिन काम करेगी क्योंकि ये भी क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है बच्चों, अब इसको भी तो एक्टिव करना है ना, तो इसके ऊपर अगेन इसके ऊपर ट्रिप्सिन ही काम करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी कार्बोक्सी पेप्टेज में। यानी कि ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी जो बाकी का बचा है वो है प्रो इलास्टेज। क्या बन रहा है, प्रो इलास्टेज। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको। इसके ऊपर भी ट्रिप्सिन काम करेगी, उसको इलास्टेज में कन्वर्ट कर देगी। दिस इज एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से इन एंजाइम्स का एक्टिवेशन हो गया। अब जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो गई तो जो फर्दर डाइजेशन है उसको कैरी करेंगी ये, उसको करेंगी ये। ठीक है, अब वो कैसे होता है प्रोसेस, कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, कैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हम अभी करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ट्रिप्सिन है ये कुछ एनिमल्स में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है और इस तरीके से क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, ट्रिप्सिन इन सबको तो एक्टिवेट कर सकती है, हाइड्रोलाइज कर सकती है, लेकिन ट्रिप्सिन केराटिन को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकती। तो केराटिन इज द प्रोटीन दैट इज, जिसके ऊपर ट्रिप्सिन का कोई असर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा ड्यूडेनम है उसकी सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करते हैं और वो म्यूकस इंटेस्टाइनल फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, वन थिंग। सेकंड थिंग, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के ऊपर अडेयर हो जाता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो एसिडिक काइन स्टमक से आ रहा है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रोसेस है। देखिए, अब सबसे पहले लेते हैं हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन में बेटा क्या होता है, हमारा प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटियोसिस होता है जो कि हमारा स्टमक में बना था, और पेप्टोन्स, ये भी स्टमक में ही बने थे। अब इन तीनों के ऊपर कौन कौन एक्ट हो सकता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, देन कार्बोक्सी पेप्टेज एंड
इलास्टेज, ये सब ब्रेक डाउन करती हैं। इन सब का इन्वॉल्वमेंट है प्रोटीन को ब्रेक डाउन में। खाली ट्रिप्सिन ही नहीं करेगी, काइमोट्रिप्सिन भी करती है प्रोटीन को ब्रेक डाउन, कार्बोक्सीपेप्टेज भी करता है और इलास्टेज भी करता है। तो ये इससे, अब प्रोटीन क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो अब इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, ये इसको कर देगी डाइपेप्टाइड्स में। तो ये एंजाइम्स प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगी। इसके अलावा जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स आर द चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड है, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। उनके ऊपर, पॉलीपेप्टाइड के ऊपर अमाइनो पेप्टिडेज नाम की एंजाइम एक्ट करेगी और पॉलीपेप्टाइड को अगेन डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगी। अब ये प्रोटीन भी डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए, पॉलीपेप्टाइड्स भी डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए। इसको कन्वर्ट करने वाली एंजाइम थी अमीनो पेप्टिडेज। अब नेक्स्ट आता है डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स के ऊपर एक एंजाइम काम करती है डाइपेप्टिडेज। ये डाइपेप्टाइड के ऊपर एंजाइम काम करेगी डाइपेप्टिडेज और इनको कन्वर्ट कर देगी अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड्स में। मींस कॉम्प्लेक्स सिंपल। क्लियर हो गया? यही तो प्रोसेस है डाइजेशन का, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करना। और कर दिया ना, प्रोटीन्स को किसमें ब्रेक कर दिया, अमाइनो से। अमाइनो एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जाता, दे आर ऑलरेडी माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो दिस इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आगे आइए, सेकंड आता है हमारा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स का भी तो डाइजेशन होना है ना, ये मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्टार्च है, बच्चों मैंने आपको बताया था 30% स्टार्च तो माउथ में हो गया था, बाकी का जो 70% है वो भी तो डाइजेस्ट होना है ना, तो वो यहां होगा। अब स्टार्च क्या है, ये पॉलीसैकेराइड है। ओके डियर, इसके ऊपर कौन सी एंजाइम काम करेगी हमारी, पैनक्रियाटिक एमाइलेज काम करेगी और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगी, माल्टोज में। ठीक है बच्चों, किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज। एंड माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। तो ये नहीं कि ब्रेक डाउन हुआ इसका, ये क्या हो गया, डाई। ठीक है बच्चों, ये डाइसैकेराइड है हमारा। अब जो माल्टोज है, माल्टोज के ऊपर एंजाइम एक्ट करती है माल्टेज। कौन सी एंजाइम एक्ट करती है, माल्टेज। सो इसके ऊपर एंजाइम काम करेगी माल्टेज और इसको कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। इसके अलावा हमारा जो फ्रुक्टोज है, सॉरी सुक्रोज, जो सुक्रोज है हमारा, सुक्रोज के ऊपर जो एंजाइम काम करेगी सुक्रेज। कौन सी एंजाइम काम करेगी, सुक्रेज, और इसको कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए और समझिए। इसके बाद आपका लैक्टोज आता है। लैक्टोज जो है, इसके ऊपर एंजाइम काम करती है लैक्टेज, जो कि इसको कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्या था, पॉलीसैकेराइड था, और ये क्या आ गया, ग्लूकोज क्या, मोनोसैकेराइड। यानी कि पॉली से
हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ग्लूकोज वगैरह क्या है, ये सिंपलर फॉर्म में आ गए तो कन्वर्ट कर दिए ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय दीज एंजाइम्स। अब आती है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड आता है, इसमें हमारा थर्ड आता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, सॉरी ये अपना न्यूक्लिक एसिड्स। अभी देखो हमने प्रोटीन का भी डाइजेशन कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन कर लिया। थर्ड जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स है वो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए और डीएनए। अब इनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, उनका क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए होता है और हमारे पास आरएनए होता है। अब डीएनए के ऊपर एंजाइम काम करेगी डीनेज। कौन सी काम करेगी? डीनेज। और इसको ब्रेक डाउन कर देगी, इसको ब्रेक डाउन करेगी हमारी न्यूक्लियोटाइड्स में, प्लस इसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा आरएनए के ऊपर। तो डीएनए को डीनेज ने किया और किस में कन्वर्ट कर दिया? न्यूक्लियोटाइड्स में। अब नेक्स्ट जो होगा प्लस जो हमारा एक्शन होगा वो होगा आरएनए के ऊपर। इसके ऊपर आरनेज, कौन सी एंजाइम काम करती है? आरनेज काम करती है और इसको भी ये ब्रेक डाउन कर देगी न्यूक्लियोटाइड्स में। अब दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक डाउन हो गए। अब न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि देखो डीएनए इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सिमिलरली आरएनए इज ऑल्सो अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब हमने चेन को ब्रेक किया, अब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हमने ब्रेक कर दिए, लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स को भी तो फर्दर ब्रेक डाउन होना है। तो वो प्रोसेस क्या देखिए। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर हमारी एंजाइम एक्ट करेगी न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, और वो न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट कर देगी न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप में। आपको मालूम ही है बच्चों की न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप दोनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो जब न्यूक्लियोटाइड ब्रेक डाउन होगा तो ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब फर्दर न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड्स, इनके ऊपर जो एंजाइम काम करती है वो करती है न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, और वो इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देगी पेंटोज शुगर में प्लस नाइट्रोजनस बेसिस में। सो बच्चों, डीएनए वाज अ लॉन्ग पॉलीमर जो कि एब्जॉर्ब कभी नहीं हो सकता था बॉडी के अंदर, लेकिन हमने एंजाइमेटिक एक्शन से उसको पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस में कर दिया। दीज आर सिंपलर फॉर्म और ये आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और यही डाइजेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। नंबर 4 क्या आता है हमारा? डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का मतलब है लिपिड्स। ठीक है बच्चों, अब फैट्स क्या है हमारे? ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं हम घी तेल वगैरह को। ये एक मैक्रोबायोमोलिक्यूल है और इसके ऊपर हमारा कौन एक्ट करेगा काम? बाइल करेगा, पैनक्रिएटिक, कौन सी करेगी? पैनक्रिएटिक लाइपेज, जिसको मैंने स्ट्रिप्सिन का नाम दिया था, आपको बताया था। और ये किसको करेगी? ट्राइग्लिसराइड्स को डाइग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगी। अब नेक्स्ट क्या होगा? जो डाइग्लिसराइड्स हैं, डाइग्लिसराइड्स के ऊपर हमारा पैनक्रिएटिक जूस एक्ट करेगा
यानी कि अगेन पैनक्रियाटिक लाइपेज और डाइग्लिसराइड्स को वो कन्वर्ट कर देगी मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स में। ठीक है बच्चों, ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉलर फॉर्म में। अभी भी फर्दर डाइजेशन होगा, जो मोनोग्लिसराइड्स हैं इसके ऊपर अगेन पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगी और इसको मोनोग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर देगी फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरोल में। ये आ गया आपका, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ लिपिड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों यहां तक ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो था ये था, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अभी थोड़ा सा बात और है आपको बतानी है। अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बात करें, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम नहीं रिलीज होती। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम रिलीज नहीं होती है, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी काम होते हैं, जैसे कि अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को फीकल मैटर में कन्वर्ट होना, नंबर 1। वाटर और मिनरल्स जो बच गए हैं एब्जॉर्ब होने से, उनको वहाँ पर एब्जॉर्ब करना, प्लस लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं और ये बैक्टीरिया विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 और विटामिन K इनको सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन B1, B2, B12 और विटामिन K, यस, उनको भी एब्जॉर्ब करती है अलॉन्ग विद वाटर एंड आयंस। तो ये था बच्चों प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ और यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है, आपको यही याद करना है, अच्छे से याद करना है। इसको करने के बाद आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। आगे फिर मिलते हैं किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।